हमारी कहानी शुरू होती है एक बेहद होशियार हाई स्कूल लड़की एओ से। एओ के आसपास हमेशा एक पढ़ाकू सी, सख्त और गंभीर सी औरत रहती है। वो लड़कों से सख्त नफरत करती है, बल्कि यूं कहें कि उसे सारे मर्दों से ही चिढ़ है। एओ का मानना है कि इंसानियत की शुरुआत से ही मर्दों के दिमाग में बस एक ही चीज घूमती आ रही है। उनका कहना है कि हम मर्दों के अंदर का बंदर दिमाग हमें किसी और चीज के बारे में सोचने ही नहीं देता सिवाय प्लॉट डेवलप करने। और इस नफरत की सबसे बड़ी वजह है उसका अपना पिता, जो कि जापान का सबसे मशहूर लेखक है, लेकिन वो ऐसे प्लॉट हैवी और ससी नॉवेल्स लिखता है, आप समझ ही रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी वजह से एओ को मर्दों से और भी ज्यादा चिढ़ हो गई है। अब उसकी जिंदगी में बस एक ही मकसद है, खूब पढ़ाई करना, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना और ऐसी जिंदगी जीना जहाँ ना उसका पिता हो और ना ही कोई मर्द। लेकिन एओ की ये शांति तब भंग हो जाती है जब उसकी मुलाकात होती है क्लास के सबसे पॉपुलर लड़के तकुमी से। तकुमी एक ऐसा लड़का है जो हर किसी से घुल मिल जाता है और किसी वजह से वो हमेशा एओ के पास आने की कोशिश करता रहता है, उससे बात करना चाहता है, लेकिन एओ उसे सीधा सीधा कह देती है, दूर रहो मुझसे। उसकी नजर में तकुमी का नाइस गाय बनना सिर्फ एक नाटक है। एओ को पूरा भरोसा है कि तकुमी का असली मकसद उसे प्यार में फंसाना है, ताकि दोनों आखिर में अपने माइनक्राफ्ट बेड्स एक दूसरे के पास खिसका सके। उधर तकुमी का दोस्त स्निकर उसकी हर नाकाम कोशिश पर हंसता रहता है। एओ क्लासरूम से बाहर निकल जाती है, पूरी तरह तय करके कि वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी। तकुमी को लगता है कि शायद एओ उससे सच में नफरत करती है, लेकिन उसके क्लासमेट्स उसे समझाते हैं कि एओ किसी से भी ठीक से बात नहीं कर, सिर्फ तुमसे नहीं। जब एओ घर पहुंचती है तो उसका पिता उसे ग्रीट करने के बजाय सीधे शिकायत और ड्रामा शुरू कर देता है। आखिरकार एओ को ही उसका पसंदीदा डेजर्ट बना कर देना पड़ता है, और ये सब देखकर एओ की मर्दों से नफरत और भी बढ़ जाती है। जब एओ अपने पिता से कहती है कि आज उसका मर्दों के आसपास रहने का मूड नहीं है, तो उसका पिता, जैसा कि कोई भी समझदार पिता करेगा, इस बात को बिल्कुल ही गलत मतलब में ले लेता है। उसे लगता है कि उसकी बेटी हीट में है और वो अगले दिन के लिए खतरनाक प्लान बना लेता है। अगले दिन एओ तकुमी के बारे में सोचती है और उसे लगता है कि उसके दिमाग में जरूर कोई प्लॉट वर्दी आइडिया पक रहा है। तकुमी को अपनी पढ़ाई में रुकावट बनने से रोकने के लिए एओ फैसला करती है कि वो हिम्मत जुटाकर उसे साफ साफ बता देगी कि वो उससे नफरत करती है। उसी दिन जिम क्लास के दौरान स्पोर्ट्स टीचर एओ को इन्फर्मरी भेजता है, जहाँ तकुमी अपने मुंह चाय टखने के साथ पड़ा होता है। एओ को लगता है कि ये परफेक्ट मौका है तकुमी का दिल तोड़ने का, और जरूरत पड़े तो उसकी छोटी कटाना का भी। लेकिन जैसे ही एओ इन्फर्मरी में पहुंचती है, वो देखती है कि तकुमी शर्म से लाल हो रहा है और नजरें चुरा रहा है। एक पल के लिए एओ को उसे जाओ मिट्टी खाओ कहना मुश्किल लगने लगता है, लेकिन फिर वो खुद को याद दिलाती है कि सारे मर्द घटिया होते हैं। वो सच बोलने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है, जहाँ उसका पिता खड़ा है हाथ में तख्तियां लेकर, जिन पर लिखा है डेवलप द प्लॉट। घबराहट में एओ तकुमी के ऊपर कूद जाती है ताकि उसकी नजर अपने पिता पर ना पड़े, लेकिन गलती से उसे और भी बेहतर व्यू मिल जाता है। दोनों इतने ऑकवर्ड हो जाते हैं कि एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पाते। एओ फिर से हिम्मत जुटाती है, लेकिन तभी उसका पिता ऑपरेशन मेलन ड्रॉप चला देता है और सबके सामने एओ का प्लॉट एक्सपोज कर देता है। एओ को लगता है कि अब तकुमी पूरा बंदर मोड में चला जाएगा, लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि तकुमी उसे ढक देता है और सीधे सीधे कबूल कर लेता है कि वो एओ से प्यार करता है। ये सुनकर एओ पूरी तरह सन्न रह जाती है। तकुमी ने वैसा कुछ नहीं किया जैसा वो हमेशा मर्दों से उम्मीद करती आई थी। घर लौटते समय एओ को ठीक से याद भी नहीं रहता कि इन्फर्मरी में क्या क्या हुआ। उसे समझ नहीं आता कि तकुमी को क्या जवाब देना है। अगली सुबह भी एओ इसी बात में उलझी रहती है कि उसे क्या कहना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो सोचती है कि अगर वो अपना रूप इतना बदल ले कि तकुमी को वो अट्रैक्टिव ही ना लगे, तो सारी परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले दिन एओ के लिए एक बड़ा झटका इंतजार कर रहा था। उसके नए लुक को देखकर क्लास के हर एक इंसान को वो पसंद आ जाती है। सब उसकी तारीफ करने लगते हैं, और सबसे बुरी बात, तकुमी को तो ये नया पढ़ाकू वाला एओ पहले से भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। एओ को समझ आ जाता है कि उसका प्लान बुरी तरह बैकफायर कर गया है। अब वो फैसला करती है कि इस बार कुछ अलग करना पड़ेगा। वो ठान लेती है कि वो खुद को इतना अजीब और बदसूरत बनाएगी जितना एक एवरेज हैरेम एनिमे का मेन कैरेक्टर होता है। लेकिन तभी तकुमी अचानक सामने आ जाता है। कुछ ही देर में दोनों स्कूल की रूफ टॉप पर अकेले बात कर रहे होते हैं। दिन भर के ड्रामे से थका हुआ तकुमी धीरे धीरे ऊँघने लगता है। एओ के दिमाग में तुरंत घंटी बजती है। उसे लगता है ये परफेक्ट मौका है तकुमी की छोटी कटाना पर चुपके से नजर डालने का। वो धीरे धीरे उसके पास सरकती है, कदम दर कदम। जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी विजर्ड स्टाफ पकड़ने ही वाली होती है, तकुमी उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब एओ तकुमी के हाथ को देखती है और उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, अगर इसका हाथ इतना बड़ा है तो इसका सुशी रोल तो जरूर बहुत बड़ा होगा। और घबराहट में एओ के मुंह से निकल जाता है कि वो तकुमी को डेट नहीं कर सकती क्योंकि उसके अंदर इतनी जगह ही नहीं है। हाँ भाई, आप सबको समझने की जरूरत है। लेकिन तकुमी इस बात को पूरी तरह गलत समझ लेता है। वो मुस्कुराकर कहता है, जब तक ट्राई नहीं करोगी पक्का कैसे कह सकती हो। एओ इसे ऐसे समझ लेती है जैसे वो प्लॉट मर्ज करने की बात कर रहा हो। अब एओ का दिमाग सीधे जेल की तरफ दौड़ने लगता है। वो हकलाकर कहती है कि वो इस बारे में सोचकर बताएगी। घर पहुंचकर एओ का पिता अपनी बेटी की नवीन रिलेशनशिप में मदद करने का फैसला करता है। वो उसे डेटिंग की किताबों का एक ढेर दे लेता है। एओ उन्हें देखते ही तुरंत फाड़ डालती है। अगले दिन भी एओ पिछले दिन की घटनाओं से परेशान रहती है। खुद को शांत करने के लिए वो पढ़ने बैठती है, लेकिन जैसे ही वो किताब खोलती है उसे एहसास होता है कि उसके हाथ में उसके पिता का सबसे ज्यादा ससी नॉवल है। उधर तकुमी एक नई इंग्लिश बुक लेकर एओ के पास आता है साथ में पढ़ाई करने के लिए, लेकिन एओ अपनी ही गंदी कल्पनाओं में खोई हुई होती है। घबराकर वो गलती से अपनी किताब तकुमी की किताब पर दे मारती है। दोनों की किताबें अनजाने में बदल जाती है। तकुमी को लगता है कि शायद उसने
एओ को नाराज कर दिया है तो वो माफी मांग लेता है। एओ इतनी घबराई हुई होती है कि कुछ बोल भी नहीं पाती। बाद में एओ को पता चलता है कि उसके पास तकुमी की किताब है और तकुमी के पास उसके पिता का गर्म खून वाला नॉवेल। वो घबराकर तकुमी को ढूंढने दौड़ती है। अच्छी बात ये रहती है कि वो उसे जाने से पहले पकड़ लेती है। दोनों एक बेंच पर बैठते हैं। एओ को लगता है कि तकुमी ने वो घटिया किताब पढ़ ली होगी और अब वो सबके सामने कुछ गड़बड़ करना चाहता है। वो ऑकवर्ड होकर कहती है कि यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग देख लेंगे। तकुमी बिल्कुल इनोसेंट बनकर समझता है कि वो पढ़ाई की बात कर रही है और कहता है बाहर पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर एओ के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो तुरंत किताब वापस मांगती है। तकुमी मुस्कुराकर मना कर देता है और कहता है कि वो उसे टीज किए बिना नहीं रह पाता क्योंकि एओ बहुत क्यूट है। आखिरकार वो किताब लौटा देता है और बाद में साथ में इंग्लिश पढ़ने का सुझाव देता है। तभी एओ को एहसास होता है कि तकुमी ने उस किताब को खोला तक नहीं था। ये सोचकर एओ अपनी पुरानी बातें याद करती है और शर्म से पानी पानी हो जाती है। और हालात यही नहीं रुकते। उस रात एओ आने वाले स्कूल ट्रिप से डरी हुई होती है। उसे पूरा भरोसा है कि वहाँ तकुमी के साथ अजीबो गरीब चीजें होंगी, लेकिन उसका पिता जबरदस्ती उसे जाने के लिए मनाता है, अंदर ही अंदर ये सोचते हुए कि एओ वहाँ उसकी किताबों जैसे सीन्स दोहराएगी। भाई क्या आदमी है। स्कूल ट्रिप के दिन एओ इतनी नर्वस होती है कि उसे लगता है कि उसके क्लासमेट्स उसे अडल्ट हरकतों में घसीट लेंगे। जैसे जैसे उसका दिमाग और ज्यादा बिगड़ता है वो तकुमी से टकरा जाती है। घबराकर वो उससे दूरी बना लेती है क्योंकि तकुमी की वजह से उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगता है। उधर तकुमी को उसकी ये शाय हरकतें बहुत प्यारी लगती है, लेकिन ये बात क्लास से छुपी नहीं रहती। एओ के क्लासमेट सुन लेते हैं और तुरंत उसे घेर लेते हैं। वो उससे पूछने लगते हैं कि उसके और तकुमी के बीच क्या चल रहा है। घबराई हुई एओ भागते भागते गलत कमरे में घुस जाती है। तभी तकुमी के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। अब एओ पूरी तरह पैनिक मोड में होती है। उसके पास एक ही रास्ता बचता है और वो जाकर अलमारी के अंदर छुप जाती है। लेकिन जैसे ही तकुमी के दोस्त कुछ पीने का सामान लेने बाहर निकलते हैं, कमरे में तकुमी अकेला रह जाता है। वो कैजुअली अलमारी खोलता है और अंदर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी अजीब वजह से एओ अलमारी के अंदर ठुसी हुई होती है। ऐसी वजह जो शायद सिर्फ एलियंस ही समझ पाए। और हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब एओ बाहर निकलते वक्त घबरा जाती है और फिसल कर सीधा तकुमी के ऊपर गिर पड़ती है। उसी पल बाकी सब लोग भी कमरे में वापस आ जाते हैं। घबराई हुई एओ तुरंत बोल पड़ती है, ये जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। उस रात सब लोग टेस्ट ऑफ करेज के लिए इकट्ठा होते हैं। लड़कियां एक चालाक प्लान बनाती हैं कि एओ और तकुमी को साथ में छोड़ दिया जाए ताकि दोनों को अकेले बात करने का मौका मिले। लेकिन चलते चलते एओ को अचानक बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती है और वो अकेले में जाने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया हो। एओ बुरी तरह डर जाती है और सीधे भागकर तकुमी के पास पहुंच जाती है। तकुमी हिम्मत करके मामला देखने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि कुछ भी अजीब या डरावना नहीं था। वापस आते वक्त तकुमी देखता है कि एओ की स्कर्ट ऊपर खिसक गई है। वो इशारों में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एओ उसकी बात बिल्कुल गलत समझ लेती है। उसे लगता है तकुमी उसके बारे में कुछ अजीब इशारे कर रहा है। एओ अब पूरी तरह शर्मिंदा और परेशान हो जाती है और भागने लगती है। तकुमी उसे रोककर अपनी जैकेट आगे बढ़ाता है ताकि वो खुद को ढक सके, लेकिन एओ इसे भी गलत मतलब में ले लेती है और तेज भागती है। भागते भागते उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। तकुमी तुरंत उसके पास आता है, उसे संभालता है और पहली बार पूरे सच्चे दिल से कहता है कि एओ उसके लिए खास है। एओ को लगता है कि अब शायद कोई रोमांटिक पल आने वाला है, लेकिन तकुमी बस अपनी जैकेट उसके ऊपर डाल देता है और ऑकवर्ड तरीके से बता देता है कि उसकी स्कर्ट काफी देर से ऊपर थी। एओ एकदम चुप हो जाती है। कुछ समय बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। छोटी एओ को उसके क्लासमेट्स रोज चढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन सब में एक इंसान ऐसा था जो हमेशा उसका साथ देता था। वर्तमान में एओ एक बुरे सपने से चौंक कर उठती है। तभी उसका पिता कमरे में आता है और उसे एक चिट्ठी देता है। जैसे ही एओ चिट्ठी खोलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर एक तस्वीर होती है जिसमें तकुमी किसी दूसरी लड़की के साथ काफी करीब दिख रहा होता है और ऊपर से उसका पिता ये भी बता देता है कि वही लड़की खुद ये चिट्ठी देकर गई थी। अब एओ का गुस्सा सीधे जेलसी में बदल जाता है। स्कूल में वो सोचती रहती है कि शायद उसे तकुमी को किसी और के साथ बांटना पड़ेगा। उसी दिन जब एओ तकुमी को दूर से देख रही होती है कि वो कितना कूल लग रहा है, तभी पास की लड़कियां बातें करने लगती है कि एओ कितनी लकी है कि उसका बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम और एथलेटिक है। एओ तुरंत मना कर देती है, लेकिन तभी तकुमी का एक दोस्त अचानक आकर मजाक उड़ाने लगता है कि तकुमी इतना हैंडसम है कि एक ही लड़की के लिए नहीं बना। ये सुनते ही एओ का जेलसी मीटर फुल हो जाता है। गुस्से में वो तकुमी से कहती है कि आज के बाद वो उससे बात ना करे और ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। वो ये ठान लेती है कि अब वो जिंदगी भर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी। बाद में एओ अकेले बैठकर केक पर केक खा रही होती है ताकि अपना दर्द कम कर सके, लेकिन तकुमी और उस लड़की की तस्वीर उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही होती। वो गुस्से में सोचती है कि काश उस फोटो को 1000 टुकड़ों में फाड़ दे। तभी वहाँ मियाबी आ जाती है, वही लड़की जो फोटो में थी और एओ की पुरानी क्लासमेट भी। मियाबी बताती है कि वो तकुमी के साथ एक ग्रुप आउटिंग पर गई थी, लेकिन कहानी यहाँ ट्विस्ट लेती है। मियाबी बताती है कि उसी आउटिंग के दौरान तकुमी ने साफ साफ कहा कि उसे एओ पसंद है और तकुमी की ये ईमानदारी मियाबी को बहुत पसंद आ जाती है। अब मियाबी खुलकर कहती है कि वो खुद तकुमी को चाहती है। वो बिना झिझक एओ से पूछती है कि क्या वो उसे तकुमी दे सकती है और आखिर में ये भी कह देती है कि उसे एओ जैसी लड़कियां पसंद नहीं, जिनके पास इतना अच्छा इंसान होता है और फिर भी उन्हें उसकी कदर नहीं होती। लेकिन जैसे ही माहौल पूरी तरह टेंस हो जाता है, अचानक एओ के फोन पर तकुमी का कॉल आता है। तकुमी घबराए हुए लहजे में जल्दी जल्दी समझाता है कि वो उस ग्रुप
ग्रुप डेट में जबरदस्ती घसीटा गया था और लगभग गिड़गिड़ाते हुए उससे माफी मांगता है, लेकिन एओ कह देती है इससे क्या फर्क पड़ता है, हम वैसे भी ऑफिशियली डेट नहीं कर रहे और हो सकता है तुम बस मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। ये सुनकर तकुमी आहत और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो कह देता है कि ठीक है, अब वो उससे कभी बात नहीं करेगा और कॉल अचानक काट देता है। उस पल दोनों का दिल टूट जाता है। हालांकि सच्चाई ये होती है कि तकुमी और मियाबी वाली फोटो असल में फोटोशॉप थी। अगले दिन तकुमी अपने शब्दों पर टिका रहता है और एओ से दूरी बना लेता है। वो उससे बिल्कुल कोल्ड बिहेव करता है और जैसे ये कम था, एओ देखती है कि मियाबी हर मौके पर तकुमी के पास जाने की कोशिश कर रही है। एओ परेशान होकर अपने पिता से पूछती है कि लड़के अचानक लड़कियों में इंटरेस्ट क्यों खो देते हैं। उसका पिता बड़े आराम से जवाब देता है, जब लड़की लड़के की फीलिंग्स पर शक करने लगे या फिर लड़के को कोई ऐसी क्यूट लड़की मिल जाए जो हर हद तक जाने को तैयार हो। ये सुनते ही एओ पैनिक मोड में चली जाती है। कुछ देर बाद एओ और उसका पिता लोकल मेले में घूमने जाते हैं, लेकिन वहाँ उनकी टक्कर तकुमी और मियाबी से हो जाती है, जो साफ साफ एक डेट पर होते हैं। और हालात और खराब तब हो जाते हैं जब एओ देखती है कि मियाबी एक अजीब सी डेटिंग मैनुअल फॉलो कर रही है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि वो मैनुअल असल में एओ के पिता ने ही लिखा था। इसके बाद तकुमी और एओ किसी तरह एक हॉन्टेड हाउस में पहुंच जाते हैं। अंधेरे, डरावनी आवाजों और कम रोशनी की वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता कि सामने कौन है। डर के मारे दोनों अपने अपने क्रश के बारे में बात करने लगते हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बिजली चमकती है और दोनों एक दूसरे का चेहरा देख लेते हैं। एओ को लगता है कि तकुमी अब तक मियाबी की तारीफ कर रहा था, वहीं तकुमी को लगता है कि एओ किसी नए लड़के के साथ डेट पर है। दोनों गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं। पीछे रह जाता है इतना ऑकवर्ड माहौल कि भूत तक शॉक हो जाते हैं। उस दिन बाद में मियाबी एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। वो तकुमी को एओ के बारे में उल्टी सीधी बातें बताने लगती है कि एओ के पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती है और वो एक से दूसरे पर जाती रहती है। फिर मियाबी सीधे तकुमी के सामने अपने प्यार का इजहार कर देती है और उसके गले लग जाती है। उसी पल दूर से एओ ये सब देख लेती है और क्योंकि यूनिवर्स को ड्रामा बहुत पसंद है, वो देखती है कि तकुमी और मियाबी होटल के अंदर चले जाते हैं। उस रात एओ बाथटब में बैठी होती है, लेकिन आराम करने के बजाय उसका दिमाग सबसे बुरी कल्पनाओं से भरा होता है कि तकुमी और मियाबी होटल में क्या कर रहे होंगे। गर्मी और तनाव की वजह से एओ बेहोश हो जाती है और तभी जैसे किसी एनिमे सीन में होता है, तकुमी अचानक प्रकट हो जाता है। जब एओ होश में आती है तो हैरान होकर सोचती है कि तकुमी यहाँ क्यों है, मियाबी के साथ क्यों नहीं। लेकिन इससे पहले कि तकुमी जवाब दे, उसका पिता बीच में आ जाता है। वो बताता है कि तकुमी उसे देखने आया था और उसी ने तकुमी से एओ को उठाकर लाने को कहा, लेकिन एओ अभी भी गुस्से में होती है। वो तकुमी पर चिल्ला पड़ती है, उसे टू टाइमिंग इडियट कहती है और कहती है कि वो वापस होटल जाकर मियाबी के साथ रहे। तकुमी खुद को संभालते हुए समझाता है कि वो और मियाबी होटल में रुकने गए थे, लेकिन स्टूडेंट्स होने की वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। बाहर इंतजार करते वक्त तकुमी ने एओ का जिक्र किया और ये सुनते ही मियाबी गुस्से में वहाँ से चली गई, लेकिन अभी भी एओ को भरोसा नहीं होता। तकुमी आखिरी कोशिश में कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया। इतना कहकर वो शर्मिंदा सा होकर वहाँ से चला जाता है। एओ पूरी तरह हैरान रह जाती है। अगले दिन स्कूल में बाहर जोरदार तूफान चल रहा होता है, लेकिन एओ को इन सब बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो मनी मन खुश होती रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि तकुमी से ज्यादा समझदार वो खुद है। आखिर उसके पास अपने पिता का अनुभव जो है। उसी दिन बाद में एओ और तकुमी इंग्लिश पढ़ने के लिए एक कैफे जाते हैं। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी तकुमी एओ को इम्प्रेस करने के चक्कर में इंग्लिश में कुछ ऐसा बोल देता है जिसका मतलब काफी गलत निकलता है। एओ का चेहरा तुरंत लाल पड़ जाता है और तकुमी को खुद समझ ही नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कह दिया। तभी पता चलता है कि जिस इंग्लिश बुक से वो पढ़ रहा था वो भी एओ के पिता की कलेक्शन की ही एक नमूना थी। घर लौटते वक्त बातों बातों में कॉन्वर्सेशन थोड़ा अजीब दिशा में चली जाती है। एओ को लगता है कि अब उसके पास अपर हैंड है और वो हल्का सा ब्रैग करने लगती है, लेकिन तभी तकुमी कैजुअली कह देता है कि उसके लिए ये सब बातें शायद कोई नई नहीं होंगी। ये सुनते ही एओ घबरा जाती है और हड़बड़ा कर बोल पड़ती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी उतनी ही अनजान है जितना तकुमी। इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भाग जाती है। थोड़ी देर बाद उसी कैफे में मियाबी आराम से कॉफी पी रही होती है। तभी एओ अचानक अंदर घुसती है। मियाबी सोचती है कि एओ शायद उसे चिढ़ाने आई है, लेकिन इसके बजाय एओ उसे गले लगा लेती है और बता देती है कि वो तकुमी जैसे लड़कों से डर जाती है। मियाबी पूरी तरह हैरान रह जाती है। अगले दिन एओ को बहुत शर्म महसूस होती है कि तकुमी को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पता चल गई है। उधर उसका पिता कहीं और ही दुनिया में होता है, झरने के नीचे बैठकर ध्यान लगाए हुए, जैसे कोई लेखक साधु नई कहानी की इंस्पिरेशन ढूंढ रहा हो। तभी वहाँ याबे आ जाता है, जो उसके पिता का एडिटर और पुराना दोस्त है। वो इतना थका हुआ लगता है जैसे कई दिनों से सोया ही ना हो, लेकिन याबे कहता है कि सब ठीक है और एओ और उसके पिता को एक मीट फेस्टिवल में चलने का न्योता देता है। मेले में एओ की अचानक मियाबी से टक्कर हो जाती है। एओ हैरान रह जाती है ये देखकर कि मियाबी वहाँ काम कर रही है। मियाबी बिना देर किए एओ को कह देती है कि वो ऐसी जगहों के लिए बनी ही नहीं है। तभी तकुमी भी आ जाता है और पता चलता है कि वो भी वहीं काम कर रहा है। एओ की जेलसी तुरंत बढ़ जाती है जब वो सुनती है कि तकुमी मियाबी को उसके फर्स्ट नेम से बुला रहा है, जबकि एओ से बात करते वक्त वो अब भी बहुत फॉर्मल रहता है। थोड़ी देर बाद याबे भी वहाँ पहुँचता है। मियाबी उसे देखते ही काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है, लेकिन जैसे ही याबे एओ को उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है और खुद को उसके पिता का पार्टनर बताता है, तकुमी विजिबली चिढ़ जाता है। वो याबे को चेतावनी देता है कि वो एओ से कुछ
ज्यादा ही घुल मिल रहा है। इसके जवाब में याबे बस मुस्कुराता है और कहता है कि उसका और एओ का रिश्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। ये सुनकर तकुमी और ज्यादा जेलस हो जाता है। इससे पहले कि बात और बढ़े, मियाबी तकुमी को काम पर वापस खींच ले जाती है। याबे उन्हें देखता हुआ जाते हुए कह देता है कि दोनों कितने अच्छे कपल लगते हैं। ये बात एओ को अंदर तक तोड़ देती है। तकुमी भी काम करते हुए एओ और याबे वाली बात दिमाग से निकाल नहीं पाता। उधर एओ तकुमी और मियाबी को साथ सोचते सोचते याबे को ही खो बैठती है और घबरा जाती है। लेकिन तभी वो तकुमी से टकरा जाती है जो ब्रेक पर होता है। तकुमी मौका न गवाते हुए सीधे पूछ लेता है कि एओ और याबे आखिर कितने करीब है। तभी याबे लौट आता है और कहता है कि अब घर चलने का समय है, क्योंकि उसके पिता के लिए काफी नया मटेरियल मिल चुका है। अचानक तकुमी के अंदर हिम्मत आ जाती है। वो एओ का हाथ पकड़ लेता है और उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है। एओ बुरी तरह शर्मा जाती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, तकुमी उसे अपने कंधों पर उठाकर भाग जाता है, जैसे उसका दिमाग धीरे धीरे जवाब दे रहा हो। थोड़ी देर बाद एक पास के पार्क में तकुमी आखिर शांत होता है। वो एओ से कहता है कि वो उनके बीच की ये अजीब सी दूरी अब और सहन नहीं कर सकता। उसकी आंखों में पूरा इरादा झलक रहा होता है। तकुमी धीरे से एओ के करीब आता है और साफ साफ कह देता है वो एओ को अपने प्यार में जरूर गिरा कर रहेगा। अगले दिन एओ को एक और झटका लगता है। जब वो अपनी ग्रेड्स देखती है तो पता चलता है कि उसके नंबर सीधे नीचे गोता मार चुके हैं। सदमे में वो लगभग बेहोश ही हो जाती है। समय थोड़ा आगे बढ़ता है। गर्मी की छुट्टियों में एओ एक ऐसे होटल में रुकने का फैसला करती है जो अपनी शांत स्टडी एनवायरनमेंट के लिए मशहूर है। उसका एक ही मकसद है, पूरी लगन से पढ़ाई करना और ग्रेड सुधारना। लेकिन जैसे ही वो सेटल होकर किताब खोलने ही वाली होती है, तकुमी अचानक बिल्कुल कैजुअली सामने आ जाता है। एओ तो इस बार भी लगभग फेंट ही हो जाती है, लेकिन इस बार वजह तकुमी का कॉन्फिडेंस ऑरा और उसका सरप्राइजिंगली फिट लुक होता है। तकुमी उसे बीच पर थोड़ा मजा करने के लिए बुलाता है। एओ तुरंत मना कर देती है, नहीं मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। लेकिन तभी मियाबी कहीं से भी प्लॉट की तरह टपक पड़ती है और एओ का मन अचानक बदल जाता है। क्योंकि वो पढ़ाई के मूड में आई थी, एओ स्विमसूट लाई ही नहीं थी, तो वो मियाबी के साथ एक ढूंढने जाती है। एओ जो स्विमसूट चुनती है वो इतना सिंपल होता है कि किसी का ध्यान ही ना जाए। मियाबी उसे देखती है और साफ मना कर देती है। वो एओ को कुछ ज्यादा एनिमे स्टाइल आउटफिट पहना देती है। जब एओ अपना नया स्विमसूट तकुमी को दिखाती है तो तकुमी इतना शॉक्ड हो जाता है कि कुछ सेकंड के लिए उसे जापानीज बोलना ही भूल जाता है। बीच पर समंदर एंजॉय करते हुए एओ अचानक पूछ बैठती है कि वो मियाबी को फर्स्ट नेम से क्यों बुलाता है। तकुमी आराम से बताता है कि सेम लास्ट नेम वाली एक और लड़की को वो जानता है, इसलिए कंफ्यूजन से बचना चाहता है। एओ को ये जवाब कुछ खास पसंद नहीं आता। वो तारीफ सुनने के इरादे से तकुमी से उसके स्विमसूट पर राय पूछती है। तकुमी बिना सोचे बोल देता है, तुम इतनी अच्छी लग रही हो कि मैं नहीं चाहता कोई और तुम्हें देखे, बेटर है तुम पुराने जमाने वाला स्विमसूट पहन लो। एओ के दिमाग में एरर आ जाता है। घबराहट में वो बोल बैठती है कि यहाँ तो सिर्फ वही दोनों हैं। उसे पता ही नहीं होता कि उसी वक्त उनके दोस्त छुपकर सीन देख रहे हैं। जैसे ही एओ को अपने शब्दों का मतलब समझ में आता है, वो टमाटर की तरह लाल हो जाती है और दूरी बनाने लगती है। तकुमी उसके पीछे आता है और पूछ बैठता है, तो क्या तुम रेडी हो? एओ का दिमाग सीधे एनिमे इमेजिनेशन मोड में चला जाता है। उसे लगता है तकुमी अब कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने वाला है। वो शर्माते हुए हाँ कह देती है, लेकिन तकुमी उसे उठाकर बस किनारे की तरफ ले जाने लगता है। तभी एओ को समझ में आता है कि वो पूछ रहा था कि क्या वो पानी से बाहर आने के लिए रेडी है ताकि वापस पढ़ाई कर सके। एओ पूरी तरह हैरान रह जाती है। अब वो खुद पर भी गुस्सा होती है और तकुमी की लेजेंडरी ऑब्लिवियसनेस पर भी। उसे लगता है कि यूनिवर्स उसके साथ प्रैंक कर रहा है। पूरा दिन वो चिढ़ी रहती है और एक भी किताब नहीं खोल पाती। रात भर वो यही सोचती रहती है कि तकुमी इतना क्लूलेस कैसे हो सकता है। उसके दिमाग में एक के बाद एक अजीब अजीब सिनेरियोस घूमते रहते हैं और वो खुद पर ही फेस पाम करती रहती है। तभी उसके दिमाग में एक शरारती सा प्लान आता है। वो सोचती है, अब देखते हैं तकुमी का कंसंट्रेशन कितना स्ट्रांग है। अगले दिन एओ हर वो स्नैक, जूस और एनर्जी बूस्टिंग चीज इकट्ठा कर लेती है जो तकुमी को एक्स्ट्रा हाइपर बना सके। लेकिन तभी जब एओ किसी और ही सोच में खोई होती है, अचानक उसके पापा किचन में आ जाते हैं। जैसे ही उनकी नजर इन अजीब अजीब खाने की चीजों पर पड़ती है तो वो तुरंत समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है। एक जिम्मेदार पापा की तरह वो भी मदद करने का फैसला कर लेते हैं और चुपकी से उसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिला देते हैं। अगले दिन एओ तकुमी को पिकनिक पर बुलाती है, लेकिन तकुमी का मूड पूरा ऑफ होता है क्योंकि उसका फुटबॉल मैच बुरी तरह हार गया था। पास खड़ी लड़कियां एओ को इशारा करती हैं कि वो तकुमी को चीयर अप करे और खुद कराओके के लिए निकल जाती है। अब तकुमी के साथ आखिरकार एओ अकेली होती है। वो अपना प्लान शुरू करती है और तकुमी को खुद बनाया हुआ लंच देती है। लंच खाते ही तकुमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, लेकिन तभी वो अचानक अजीब सा बिहेव करने लगता है और कहता है कि उसे पता नहीं क्यों आज वो कुछ ज्यादा ही रेस्टलेस महसूस कर रहा है। कुछ पल के लिए माहौल एकदम ड्रामेटिक हो जाता है, लेकिन तभी तकुमी खुद को रोक लेता है। वो एओ से कहता है कि उसे ठीक नहीं लग रहा और एओ को अभी जाना चाहिए। एओ पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और गलती से बोल बैठती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम फिर से बीच में रुक गए। तकुमी घबरा जाता है और ईमानदारी से मान लेता है कि वो भी वैसा ही महसूस करता है, लेकिन उसके लिए सब कुछ सम्मान और सच्चे एहसास के साथ होना चाहिए। ये सुनते ही एओ का दिल पिघल जाता है। उसे एहसास होता है कि वो तकुमी की बहुत ज्यादा परवाह करने लगी है। थोड़ा हिम्मत जुटाकर वो उसे कह देती है कि अब उसे कभी डेट के लिए ना पूछे क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। उस रात एओ बहुत उदास महसूस करती है, लेकिन खुद को समझा लेती है कि उसने सही फैसला किया है। वो अपने पापा की अजीब सी डॉल्स में से एक को हक करके सो जाती है। उधर तकुमी किताबों में डूबा हुआ होता है। ठान लेता है कि वो भी उसी यूनिवर्सिटी में जाएगा जहाँ एओ जाना चाहती है। अगले दिन स्कूल में एओ को झटका लगता है। तकुमी
तकुमी उससे बिल्कुल बात करना बंद कर देता है। भले ही ये उसी की मांग थी, फिर भी उसे तकुमी का अजनबी जैसा बर्ताव दिल पर हथौड़े जैसा लगता है। घर आकर एओ पढ़ाई शुरू करती है, लेकिन उसका मन बार बार तकुमी की तरफ चला जाता है। वो 1 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेट ही नहीं कर पाती। ये देखकर याप फैसला करता है कि एओ को थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए और एनिमे लॉजिक के हिसाब से उसे एक शर्मनाक मेड आउटफिट पहनने पर मजबूर कर देता है। उसी रात तकुमी एओ के घर आता है। वहाँ उसकी मुलाकात याप से होती है, जो उसे चेतावनी देता है कि एओ पढ़ाई कर रही है, उसे डिस्टर्ब ना करे। तकुमी मान लेता है कि वो शायद परेशानी है, लेकिन बस एक बार एओ से मिलना चाहता है। अगर इस बार भी एओ ने मना कर दिया तो वो हमेशा के लिए पीछे हट जाएगा। तकुमी की सिंसेरिटी देखकर याप उसे अंदर जाने देता है। तकुमी एओ को उसके कमरे में पाता है, पूरी तरह बिखरी हुई। वो समझ जाता है कि शायद वही उसकी डिस्ट्रैक्शन है। तकुमी कहता है कि अब वो उससे दूरी बनाए रखेगा, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। जैसे ही वो जाने लगता है, एओ का दिमाग पूरी तरह उलझ जाता है। घबराहट में वो उसे रोक लेती है और रुकने की विनती करती है। तकुमी का चेहरा खुशी से चमक उठता है। दोनों एक दूसरे को सच्चे दिल से गले लगाते हैं। माहौल फिर इमोशनल हो जाता है। तकुमी मजाक में पूछता है कि क्या वो उसका बेंटो बॉक्स खोल सकता है। एओ हैरान करती हुई हाँ कह देती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, पूरी तरह नर्वस और कंफ्यूज्ड। लेकिन तभी एओ के पापा पूरा सीन रिकॉर्ड करते हुए वहाँ आ जाते हैं। तकुमी शर्मिंदा होकर बार बार माफी मांगता है। एओ के पापा हंसते हुए कहते हैं कि उन्हें सब समझ आता है जब लोग यंग होते हैं। तो तकुमी खुश होकर कहता है कि अब वो एओ से एक जरूरी बात पूछना चाहता है। एओ का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि तकुमी कुछ बहुत बड़ा पूछने वाला है। घबराहट में वो तुरंत हाँ बोल देती है और तभी उसे पता चलता है कि असल सवाल तो कुछ और ही था। असल में तकुमी कोई बड़ा कन्फेशन नहीं कर रहा होता, बल्कि वो प्रपोज करता है कि दोनों साथ साथ पढ़ाई करें ताकि एक ही यूनिवर्सिटी में जा सके। वो ये भी कहता है कि तब तक वो अपने दिल की बातें थोड़ा कंट्रोल में रखेगा। एओ को हल्की सी निराशा तो होती है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं। वो मन ही मन नया गोल बना लेती है। एग्जाम्स में टॉप करना है और कॉलेज में जाकर तकुमी के साथ जिंदगी के नेक्स्ट लेवल अनलॉक करने हैं। कुछ हफ्तों बाद क्लास में स्पोर्ट्स फेस्टिवल की प्लानिंग शुरू हो जाती है। एओ खेल कूद में वैसे भी कमजोर है, इसलिए वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होती। लेकिन तभी वो सुनती है कि तकुमी चीयर लीडर बनने वाला है। बस फिर क्या, एओ के दिमाग में तकुमी को क्यूट से चीयर लीडर आउटफिट में देखने की फिल्म चल पड़ती है और उसका मूड एकदम अप हो जाता है। स्कूल से घर आकर एओ कैजुअली फेस्टिवल का जिक्र करती है अपने डैड से। डैड तुरंत ऐलान कर देते हैं कि वो पूरा सपोर्ट देने आएंगे, लेकिन एओ अपने डैड के ड्रामेटिक नेचर को अच्छे से जानती है, इसलिए तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि पापा हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वो शर्मिंदा हो जाती है। डैड चाहे कितना भी प्रॉमिस करें कि इस बार अच्छे रहेंगे, एओ को भरोसा नहीं होता और साफ कह देती है कि वो उन्हें वहाँ देखना ही नहीं चाहती। यहीं से बाप बेटी में तकरार हो जाती है और दोनों बुरे मूड में अलग हो जाते हैं। अगले कुछ दिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। आखिरकार फेस्टिवल का दिन आ जाता है। एओ भीड़ में अपने डैड को ना देखकर थोड़ा उदास हो जाती है। अब उसे अपनी बातों का पछतावा होने लगता है। उसी वक्त तकुमी आता है और एओ के चेहरे से समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। एओ उसे बताती है कि उसकी डैड से लड़ाई हो गई। तकुमी उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाए। उसकी बातें सुनकर एओ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जैसे ही एओ तकुमी से गुड बाय कहती है, तभी उसका डैड अचानक सामने आ जाता है। दोनों एक दूसरे से सच्चे दिल से माफी मांगते हैं और सब भूलने का फैसला करते हैं। अब एओ का मन हल्का हो चुका होता है। रेस शुरू होती है। डैड के अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट और तकुमी की मौजूदगी से एओ पूरी जान लगा देती है। लेकिन जब उसके डैड कुछ ज्यादा ही ओवर एंथुसियास्टिक कमेंट्स करने लगते हैं, तो एओ और तेज भागती है, बस उन्हें चुप कराने के लिए। और सरप्राइज, एओ रेस जीत जाती है। बाद में इन्फर्मरी में एओ का डैड अपनी बेटी की स्पेशल ट्रेनिंग का असर झेल रहा होता है। उसी समय तकुमी वहाँ आता है। डैड बिना रुके पूछते हैं कि क्या उसे एओ के बारे में कही गई बातें अच्छी लगी। तकुमी शर्माते हुए हाँ कह देता है। ये सुनकर एओ खुशी के मारे रो पड़ती है। कुछ समय बाद एओ अपनी ओवरथिंकिंग मोड में तकुमी से कहती है कि शायद उन्हें साथ पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ध्यान भटक जाता है। असल में एओ को डर है कि ज्यादा साथ रहे तो दोनों की इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव हो जाएगी। तकुमी पूछता है कि क्या वो बस उसके साथ अकेले होने से घबरा रही है। एओ कूल बनने की कोशिश करते हुए इस बात से इनकार कर देती है। तब तकुमी कैजुअली बोल देता है कि वीकेंड पर उसके घर आकर पढ़ाई कर ले, वैसे भी घर पे कोई और नहीं होगा। ये सुनते ही एओ का दिमाग सीधे कार्टून फैंटेसी मोड में चला जाता है। फिर भी वो हाँ कह देती है। उसी रात एओ एक्साइटमेंट और नर्वसनेस में ऑनलाइन कुछ स्पेशल कंफी क्लोथ्स ऑर्डर कर देती है। अगले दिन पैकेज आता है और डैड हमेशा की तरह गलत से सही अंदाजा लगा लेते हैं। एओ घबराकर मना करती है, हालांकि इस बार डैड सही होते हैं। अब वीकेंड आता है और एओ तकुमी के घर पहुंचती है। दोनों पढ़ाई में लग जाते हैं। घंटे बीतते जाते हैं, लेकिन तकुमी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। एओ बेचैन होने लगती है। वो इशारों इशारों में काफी हिंट्स देने लगती है, लेकिन तकुमी पूरा नॉर्मल एनिमे हीरो निकलता है। इतने ऑब्वियस हिंट्स भी उसके सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। अचानक तकुमी पूरी मासूमियत से कहता है कि अगर दोनों एग्जाम्स में टॉप कर गए तो एक दूसरे से एक एक विश मांग सकते हैं। ये सुनते ही एओ का दिमाग पॉसिबिलिटीज से भर जाता है। वो उत्सुक होकर पूछती है, तकुमी तुम क्या विश मांगोगे? लेकिन एओ के लिए सरप्राइज यही खत्म नहीं होता। तकुमी बिल्कुल शांति से कहता है कि वो बस यही विश मांगेगा कि एओ उसके लिए एक बार फिर वही वाला टिफिन बना दे। ये सुनते ही एओ का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसे तकुमी के साथ जिंदगी के एडवांस लेवल्स अनलॉक करने हैं तो उसे पहले एग्जाम्स में सच में मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद एओ पूरी क्लास की सबसे पढ़ाकू स्टूडेंट बन जाती है। उसका एक ही गोल होता है, एग्जाम्स फोड़ना और फिर तकुमी से अपनी विश मांगना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। लगातार ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से एओ की तबीयत बिगड़ जाती है और वो एग्जाम्स ही मिस कर देती है। इसका मतलब अब वो तकुमी से कुछ भी नहीं मांग सकती। कुछ हफ्तों बाद एओ एक आइसक्रीम शॉप में चिल कर रही होती है, तभी उसकी मुलाकात मियाबी से हो जाती है, जो वहाँ काम कर रही होती है। मियाबी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पूछ लेती है, तो तकुमी के साथ कुछ हुआ? एओ एक लंबी सांस लेकर मान लेती है कि इतने टाइम साथ रहने के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर मियाबी उसे सलाह देती है कि तकुमी का इंतजार छोड़ो और खुद ही एक कदम आगे बढ़ो, क्योंकि वो लड़का हिंट समझने में जरा स्लो है। घर जाते वक्त एओ फिर से ओवर थिंकिंग शुरू कर देती है। वो सोचती है कि शायद उसे भी तकुमी की तरह ज्यादा इनोसेंट बनना चाहिए, क्योंकि तकुमी तो कॉलेज तक इंतजार करने को तैयार है। अगले दिन एओ पूरी तरह पढ़ाई में लग जाती है। तकुमी नोटिस करता है कि आज एओ ना तो
तो ज्यादा घबराई हुई है और ना ही पहले जैसी चंचल। एओ उससे पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। पहले तो एओ टालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर सच उगल देती कि वो इस बात से दुखी है कि उनके बीच अभी तक एक किस भी नहीं हुई। ये सुनकर टकुमी सीधा पूछता है तो ट्राई करें। एओ हाँ तो कह देती है, लेकिन अंदर से उसका दिल तेज तेज धड़क रहा होता है। दोनों जैसे ही करीब आते हैं, टकुमी अचानक लुक जाता है, ये सोचकर कि शायद वो अभी रेडी नहीं। लेकिन इस बार एओ मौका नहीं छोड़ती और खुद ही आगे बढ़ जाती है। ये किस इतनी स्वीट होती है कि एओ खुशी के मारे लगभग बेहोश हो जाती है। उस रात एओ खाना बनाते वक्त इतनी खोई रहती है कि डैड दिले दुगना खाना बना देती है। उसके दिमाग में बस वही एक पल बार बार चल रहा होता है। अगले दिन टकुमी एओ से मिलने आता है। एओ अब भी टमाटर की तरह लाल है और उसके दिमाग में अजीब अजीब सवाल घूम रहे हैं। उसे लगने लगता है कि टकुमी इतना स्मूथ कैसे हो गया, कहीं उसने पहले किसी और के साथ प्रैक्टिस तो नहीं की। जलन में आकर एओ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। असल सच्चाई ये होती है कि टकुमी ने सारी प्रैक्टिस अपने तकिए के साथ की थी। एओ ही उसका पहला असली किस थी। ये जानकर दोनों की ऑकवर्डनेस और भी बढ़ जाती है। बाद में लाइब्रेरी में दोनों की फिर मुलाकात होती है। वो किसी शांत जगह जाकर दिल से बात करते हैं। एओ शर्माते हुए मान लेती है कि उसकी भी पहली ही बार था और उसे डर था कि उसकी लैक ऑफ एक्सपीरियंस टकुमी को दूर कर देगी। टकुमी के मुस्कुराते हुए कबूल करता है कि उसका भी पहला ही किस था। इसी के साथ सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और जाते जाते टकुमी चुपके से एक और किस चुरा लेता है। एओ को तब एहसास होता है कि अब पढ़ाई पर ध्यान लगाना उसके बस की बात नहीं रही। इसी के साथ आज की ये एनिमे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।